जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको सीडीएस का जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है 2026 में सीडीएस 1, उसका मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और इसके रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वो भी मैं रिलेट कर पाऊँगा। ठीक है, और आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न। इसमें जो मैं पढ़ाया हूँ वो क्वेश्चन आया है कि नहीं, आप जाकर आप चेक कर सकते हो। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पे मैं ये भी डाल दिया हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको एक एक सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है, ठीक है, CDS 1 2026 देख लीजिए। चलिए इंग्लिश सॉल्व करवाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग को हम समय देंगे, आपको मिनिमम आपको 2 मिनट समय देंगे आपको। ठीक है, 2 मिनट आपको समय दिया जाएगा और 2 मिनट में आप बताओगे कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, 2 मिनट हम आपको 5 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा। 1 मिनट या ट्राई कर रहे हैं, सॉरी फॉर इसके लिए। 1 मिनट। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई दीजिएगा। बताइए, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। द सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। क्या होगा बताइए, समझिए। इससे पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया है, द सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। मैं आपको बताया था, पढ़ाया भी था कि सर कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि स्मॉलर साइज में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैं आपको बार बार बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम मैं आपको बताया था कि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है। क्या होता है, तो न्यूक्लियाइड होता है। लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। वही माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट क्या है, सेल वाला, आपको ध्यान में आनी चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ये आपको पूरा डिटेल बता दिया हूँ। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, आपको ध्यान में होनी चाहिए। यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक से आपका ध्यान में आना चाहिए। प्लांट, एनिमल और फंगाई जो है यूकैरियोटिक सेल है, क्या एग्जाम्पल है, समझे। समझ में आ रहा है, प्रोकैरियोटिक के बारे में समझ में आया। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है बेटा, न्यूक्लियाइड होता है। अनडिफाइंड रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। मैं आपको बताया था ना। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाइड हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस कंटेन नहीं रहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाइड हो जाएगा। 1 मिनट का यार, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ना, इसके लिए ये आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियाइड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फीस के लिए पहला क्वेश्चन हो गया ना। चलिए पहला क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया, क्या होगा, न्यूक्लियाइड होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट क्या करिएगा, आप लोग भी सहयोग करिएगा, बिकॉज थोड़ा सा पहली बार यूज कर रहा हूँ ना, ये चीज़ PDF के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, वो आप समझ सकते हैं। आप लोग सीडीएस एस्पिरेंट हो तो इतना तो मैं होप करूँगा कि आप लोग समझदार होंगे। आपको ऑफिसर बनना है तो सपोर्टिव बनना होगा ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है, नियरली ऑल इन्फेंट्स बेनिफिट फ्रॉम मिल्क बट मोस्ट adults can't properly digest milk. If an elderly person can still digest milk, his body producing which enough of which enzyme। तो आपको हमें बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए पहले। अरे हम लोग जो दौड़ते वगैरह हैं तो अब क्रैम्प आ जाता है ना, क्रैम्प आता है, ये नो पहले बताओ। क्रैम्प आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है तो किसका कमी हो जाता है, बताओ। अरे इसमें क्या जम जाता है यार, लैक्टेज जम जाता है। क्या जम जाता है बेटा, लैक्टेज जम जाएगा। ये आंसर होगा, क्या हो जाएगा,
लैक्टेज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैन किलिंग इनवैलिड क्या इन्वेडिंग बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल बिकॉज इट टारगेट्स बैक्टीरियल। बताइए बताइए, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैन किल इन्वेडिंग बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल। विदाउट हार्मिंग, अरे इससे एनडीए में और सीडीएस में से पिछले बार में क्वेश्चन आया था। अब ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ह्यूमन सेल में क्या नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है बताइए? अरे सेल वाल होता है ह्यूमन सेल में, एनिमल में होता है नहीं होता है। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर आपका ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? ए सेल वाल हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए रिसर्चर इज स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, रिसर्चर है जो स्टडिंग कर रहा है क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। इन विच टाइप सेल ही या सी इनकाउंटर द हाइएस्ट नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। बताइए लाइसोसोम को क्या, कौन सा सेल बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। वही लाइसोसोम था जो हम आपको फरमाए थे। कौन फॉर्मेशन लाइसोसोम के बारे में कौन फॉर्मेशन देता है? तो गोल्गी एपार्टस। गोल्गी एपार्टस क्या करता था? तो मॉडिफाई करता था, पैकेजिंग करता था। आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्वेश्चन 4 का आंसर बताइए क्या होगा? ए रिसर्चर इज स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, विच टाइप ऑफ सेल इनकाउंटर हाइएस्ट नंबर ऑफ लाइसोसोम। किसमें होगा? तो आपको याद रखिएगा, जो हाइएस्ट नंबर ऑफ सेल होगा तो वो आपका हो जाएगा बेटा WBC, वाइट ब्लड सेल इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझे? चलिए नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिए ना, 5 करवा दिए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पिगमेंट क्या है? कैरोटीनॉइड। बताइए इसका आंसर 5 का। ये क्वेश्चन हम बोलेंगे हार्ड होगा, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। इसका आंसर आप देख लोगे कि यूपीएससी डिवीज़न करती है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर 5 का? बता देते हैं, डी होगा। क्या आंसर होगा? डी होगा। कैसे समझिए, डी होगा इसका आंसर। नॉट फंक्शन ऑफ पिगमेंट क्या है? कैरोटीनॉइड। इसका आंसर क्या होगा? रिएक्शन सेंटर इन द पिगमेंट ऑफ सिस्टम नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है। अरे ये देखिए, फोटो प्रोटेक्टिव रोल इन आर आइज़, ये तो बिल्कुल लाइन हमको सही लग रहा है। इसे हम लिमिट, ये तो मैं बताया था आपको, जो फोटो प्रोटेक्टिव रोल इन आर आई, ये तो आपको बिल्कुल सही था। चलिए ये इसे आप ये कर सकते थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो अरेंज यूज ऑफ एटोनिमल लीव्स, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन थर्ड और फोर्थ, बी और डी में आप फंस जाते हैं कि क्या है? प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, इसमें आप फंस सकते थे। एग्ज़ाम हॉल में दिमाग काम नहीं करता है, ये मैं मानता हूँ। चलो 6 क्वेश्चन देखो क्या। ए वर्ल्ड चेस चैम्पियन हैज़ कर्ली हेयर। ठीक है, एक वर्ल्ड चेस चैम्पियन है जो कैसा हेयर रखता है? कर्ली हेयर। अटैच ईयर बोल्स एंड क्या है? फ्रैंकल्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्रेट इज नॉट लाइकली टू बी पास्ड ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग। ये क्वेश्चन किसी से नहीं होता, मेरे से तो नहीं होता, जो रियलिटी है एक्सेप्ट करना चाहिए। और देखिए क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है। ए वर्ल्ड चेस चैम्पियन हैज़ कर्ली हेयर, अटैच ईयर लूप्स एंड फ्रेकल्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्रेट्स इज नॉट लाइकली टू बी पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए चेस स्किल इसका आंसर होगा। ठीक है, चेस स्किल इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये बताइए, ये तो आप कर सकते थे। इन ह्यूमन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव, क्या है, रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। बताइए इसका आंसर महाराज, इसका तो आप बता सकते हैं। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 वैल्यू था, आपको मैं बताया था। रिलैक्सन में जो होता है डायस्टोल होता है, ये मिनिमम याद रखिएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है राइट साइड में होता है, और बाइकस्पिड जो वाल्व होता है लेफ्ट साइड में होता है। बहुत बढ़िया। वाल्व का क्या काम होता है, ब्लड के राइट डायरेक्शन को बढ़ाता है। अरे बहुत बढ़िया, ब्लड को रिवर्स नहीं होने देता है। आपने सर बताया ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है राइट साइड में होता है, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड में होता है। आपने ये बताया अभी जस्ट, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बताते हैं कि देखिए इसके बारे में हम बताते हैं। आइज़ के बारे में अभी बताए थे ना कि फोटो रिसेप्टर में काम करता है। नोज जो होता है ऑल फैक्ट्री में, और टंग जो करता है गस्चेरी में काम करता है, और स्किन जो होता है आपको थर्मो रिसेप्टर, ये आ सकता है। आइज़ के बारे में पूछ दिया यूपीएससी, तो फोटो रिसेप्टर तो ये नहीं दिखिएगा कि नेक्स्ट बार में आइज़ नहीं पूछेगा, वो पूछ देगा नोज के बारे में। तो नोज से आपको ध्यान में आनी चाहिए ऑल फैक्ट्री, टंग से गस्चेरी आपको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये आपको पॉइंट ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अरे हाँ ना बोलिए, आनी चाहिए ना। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, ये तो इजी है, बताइए बताइए महाराज। देखिए हम पहले जानते हैं वेन के बारे में, समझ लो क्या होता है। एक होता है पल्मनरी वेन, एक होता है कौन सा, आर्टरी। पहले समझ, आर्टरी और वेन में पहले समझो। आर्टरी करता है प्योर ब्लड कैरी करता है, वेन करता है इम्प्योर ब्लड। ठीक, बहुत बढ़िया आपने बताया, इम्प्योर ब्लड वेन कैरी करता है, आर्टरी आपको प्योर ब्लड करता है। आर्टरी जो बेटा है हार्ट से बॉडी की ओर ले जाता है, आर्टरी हार्ट से बॉडी की ओर ले जाता है, और वेन जो है बॉडी से हार्ट की ओर ले जाता है। बहुत बढ़िया। आर्टरी आपने सर बताया कि साफ खून ले जाता है, लेकिन याद रखिएगा आर्टरी जो होता है, पल्मनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो आपको गंदा खून ले जाता है, और पल्मनरी वेन ऐसा है जो आपको अच्छा खून ले जाता है। बहुत बढ़िया, आपको ध्यान में आ गया। आर्टरी अभी फ्रॉम द हार्ट होगा, वेन टुवार्ड्स द हार्ट होगा। समझ में आया, बताइए समझ में आया। अब तो आंसर बता दो, बता दो बता दो बता दो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन इसका आंसर क्या होगा, 7। देखो बताते हैं 7 का आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम बिल्कुल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बोलता है इन ह्यूमन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। फर्स्ट लेफ्ट आर्ट्रियम में सबसे पहले पहुंचेगा ना। बहुत बढ़िया, मैं आपको अदर चीज़ भी रिलेट कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ आंसर को टिक कर रहा हूँ, इसमें समय लगेगा आपको। ठीक है, आपको रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन लगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मैन्योर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या पहला क्या है, वर्मी कंपोस्ट इन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सही बात है, जो वर्मी कंपोस्ट जो है रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स में, बिल्कुल बात सही है। बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। भाई ये भी यूज होता है, इस ऑप्शन को तो आप इजी में एलिमिनेट कर देते। क्रॉप रोटेशन इज़ बेनिफिशियल कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, इसका आंसर अब बताओ क्या होगा, 1 और 3 हो जाएगा। क्यों हुआ 1 और 3, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर जो है, जो पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है भाई यूज, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 9 क्वेश्चन देखा जाए। अरे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, मज़ा आएगा सॉल्व करने में।
देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का सर बच्चा भी बता देगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अरे बहुत बढ़िया आपने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलता है। सर इससे पिछली बार में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है CDS में 2000, इतना याद नहीं, 2024 या 25 में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मिलाने वाला दिया हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। कैसा रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में? आपको सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमको ध्यान में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को डबल मेम्ब्रेन होता है सर। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम पोरस बोलते हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसको फोल्डेड बोलते हैं। उसमें सर ATP एनर्जी भी होता है, जिसको आप एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और राइबोसोम है। जिसके पास खुद का DNA राइबोसोम होता है मतलब खुद का खाना बना सकता है। अरे वेरी गुड, आपने सर माइटोकॉन्ड्रिया का तो आपने पोल ही खोल दिया, बहुत बढ़िया। फिर आप सर ये बताइए, सेल में एक सेल का में क्या होता है? ER होता है एक, इसको बोलते हैं आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है समझ लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन करना लार्ज लॉन्ग ट्यूबल्स में। अरे बहुत बढ़िया सर आपने बताया, ER का जो काम होता है ट्रांसपोर्ट करना अभी लार्ज नेटवर्क में, बहुत बढ़िया। ER का दो बेटा होता है, एक होता है RER, एक होता है SER। तो RER को बोलते हैं आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ SER को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ RER जो होता है, जिसको आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वो रफ इन नेचर में होता है। क्योंकि इसमें रफ की नेचर में होगा, क्योंकि इसमें किसका अटैच होगा? तो राइबोसोम का अटैच होता है। राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करता है सर? राइबोसोम तो प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन करता है, बहुत बढ़िया। SER क्या करता है? ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स और पॉइजन को, बहुत बढ़िया। और फैट और लिपिड को बढ़ने में हेल्प करता है। फिर आपने बताया जो SER होता है डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग और पॉइजन का, और फैट एंड लिपिड को बनने में हेल्प करता है, बहुत बढ़िया। तो आप इस आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? SER दिया था, SER ही बता दिया और RER ही बता दिया, बहुत बढ़िया। एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्या करता है बताइए? वैक्यूल समझिए क्या करता है। वैक्यूल आप प्लांट में 90% होता है, एनिमल में कम होता है। आपने सर बताया वैक्यूल प्लांट में 90% होता है, एनिमल में स्मॉल होता है, बहुत बढ़िया। वैक्यूल भी स्टोरेज काम करता है। वैक्यूल का काम क्या करना है? स्टोरेज करना, बहुत बढ़िया। याद रखिए टोनोप्लास्ट में सिंगल लेयर होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। वैक्यूल क्या प्रोवाइड करवाता है? तो ये स्ट्रेंथ एंड गिव रिजिडिटी, मतलब स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है आपका वैक्यूल्स, बहुत बढ़िया। उसमें आपको पढ़ना है क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल हेल्प इसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल के लिए। एक होता है लिपोप्लास्ट, वो कलरलेस होता है, क्योंकि लिपोप्लास्ट में क्या होता है कि स्टार्च प्रोटीन और आयल से बना होता है। लिपोप्लास्ट क्या स्टोर करता है आपका? तो लिपोप्लास्ट आपका स्टार्च प्रोटीन और आयल करता है। लिपोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है, तो आपका क्रोमोप्लास्ट आपका क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, आपका ध्यान में क्लोरोफिल होता है, ध्यान में नहीं चाहिए। अब तो बना दो ये क्वेश्चन। तो देखो अभी हम बताएं क्या, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ए का सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, A का 4, बहुत बढ़िया। A का 4 मतलब दोनों के छट गया, A का 4 आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमको साइटोस्केलेटन मतलब हमको नहीं पता है, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। हमको SER पता है कि SER क्या करता है बताओ? ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इन लीवर सेल। B का 1 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, डिटॉक्सिफाई बोले ना, ड्रग्स लिवर सेल का हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा कि डी का क्या होगा? D का 3 होगा। D का 3 होगा, कैसे होगा? वैक्यूल का ये बताएं कि सर वैक्यूल स्टोरेज करता है, इससे ये कनेक्ट हो गया। अब साइटोस्केलेटन का बात बताया, साइटोस्केलेटन क्या करता है? मेंटेन ऑफ सेल के शेप को साइटोस्केलेटन क्या करता है? मेंटेनेंस करता है सेल के शेप को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? A का 4 B का 1 मतलब बी आंसर इज राइट। मज़ा आया? कितना बढ़िया एक्सप्लेन भी कर दिए। और आपका सब क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। साइटोप्लाज्म किधर होता है? आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया पेप्टियोग्लाइकिन का बना होता है, और फंगाई चिटिन का बना होता है, आपको ध्यान में ये भी आनी चाहिए। न्यूक्लियस में डबल लेयर होता था। न्यूक्लियस में बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है, बताया है ना? अरे हाँ ना बोलिए। कैमिलो गोल्गी डिस्क्राइब किया था गोल्गी एपेटाइटिस के बारे में। बस इतना ही डिलीट करते हैं, ज़्यादा नहीं, इस समय ज़्यादा
ये क्वेश्चन का जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ नॉट करेक्टली मैच। ये तो हम बताएं, ये क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं मतलब आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन के जब वायरल डिजीज़ के बारे में इसमें से बताइए कि कौन सा जो है बेटा गलत है, रॉन्ग है, बताइए। चलो समझिए वायरल डिजीज़ क्या होता है पहले समझ लीजिए। कौन कौन एग्जाम्पल है ये हम सीधे बता देते हैं, ध्यान सुनो। एड्स, डेंगू, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, हाइड्रोफोबिया, मप्स, इबोला, रेबीज, हेपेटाइटिस, कोरोना, ये सब आपका हो जाएगा वायरस में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए अब आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन होगा, अब जान लीजिए। टाइफाइड, कोलेरा, डिफ्थेरिया, लेप्रोसी, टेटनस, टीबी, लेप्रोसी, प्लेग, स्कार्लेट फीवर, ये सब बैक्टीरिया का एग्जाम्पल में आ जाएगा। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में, ये भी ध्यान में रखिए। प्रोटोजोआ में कालाजार, मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस से ट्रेपनोसोमा होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। कोलेरा कोर्स से क्या होता था, विब्रो होता है। टाइफाइड की कोर्स से क्या होता था, सुलोना मोना टाइफी। मलेरिया से कोर्स से क्या होता था, प्लाज्मोडियम होता था। प्लेनेरिया से क्या होता था, फ्लैट वर्म। और बाइनरी फिजन से फ्लैजिला आपको ध्यान में आनी चाहिए। एलिफेंटिस से आपको क्या ध्यान में आएगा, विचेरिया वेनिक्राफ्टी ध्यान में आनी चाहिए। क्लूएक्स मस्कीटो आपको ध्यान में आनी चाहिए। एथलीट फुट से क्या होगा, फंगस होगा। हेयर जो हम लोग को बाल जो झड़ता है किसके कारण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के कारण। क्वेश्चन अब देखो क्या है, अब तो बना दोगे ना। क्या क्वेश्चन है देखो कि करेक्टली मैच कौन नहीं है, अब ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 10 देखो, पोलियो वायरल डिजीज़ है। अभी आप बताएं सर हाँ पोलियो वायरल डिजीज़ सही है। एथलीट फुट फंगल डिजीज़ है, अभी जस्ट मैं अभी बताया, बहुत बढ़िया। वुफिंग कफ क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, बिल्कुल। डेंगू क्या है, डेंगू नॉन वायरल डिजीज़ है, गलत। जो डेंगू है बेटा आपका नॉन वायरल डिजीज़ में आ जाएगा। कौन सा वायरल डिजीज़ में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका डेंगू वायरल डिजीज़ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा आपका, वायरल डिजीज़ में आएगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, ठीक है। आपको केमिस्ट्री आपको हम करवा दिए, आप चलिए फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स में आया जाए, ठीक है। चलो फिजिक्स में आते हैं, चलो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सेकेंड लॉ, क्वेश्चन बता रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स क्या है, क्वालिटिवली एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपसे पूछ रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए में, इसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 समझो। पहला क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ए बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सेकेंड लॉ आपसे पूछ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, ए बराबर डी पी बाई डी टी, आपको ध्यान में आना चाहिए। बताओ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्प्लेसमेंट का क्यों होगा भाई, हम पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, सेकेंड लॉ पूछ रहा है मोशन का, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगा। तो ये देखिए, ये तो हम पहले ही रॉन्ग कर देंगे, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डिस्प्लेसमेंट का बात ही नहीं था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताइए। और इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एक से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। ये तो ऑप्शन गया, सेकेंड लॉ का नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो रहा है, ठीक है। चलो द रेट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये भी नहीं होगा। चलो थर्ड क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक। चलो एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied force, the rate of change of acceleration is directly proportional to, ये भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को क्या चीज़ है, पी बराबर एम बी, याद आनी चाहिए, इक्वल टू डेट अप्लाइड फोर्स। दिस इज
राइट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट, ये ऑप्शन राइट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बॉडी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दिस इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का बताओ, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बताइए। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का वैल्यू बताइए। ये यूपीएससी जो है आपका, इसका आंसर जब वो दिया था उसमें कट कर दिया था, ठीक है। तो ये इसमें आपको फ्री का नंबर मिलेगा, याद रखिएगा, इसमें आपको फ्री का नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ध्यान में आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following has least coefficient of thermal conductivity। इसका थर्मल कंडक्टिविटी लिस्ट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बताइए। तो इसके लिए आपको थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आपको तो इसमें रटना होगा, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, आपको हम बताएं पढ़ाए होंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 13 का H2 आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 होता है। हाइड्रोजन से आपको क्या ध्यान में आनी चाहिए, सन ध्यान में आएगा, सन से न्यूक्लियर फ्यूजन ध्यान में आएगा, ऐसे रिलेट करना है बस। चलिए समझ गए। लिस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी किसका होगा, H2 का होगा, याद में आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेस इन देयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए क्या बोला है, विच वन अमंग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेस इन देयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो 14 का सी होगा, फोर्थ जनरेशन इज द राइट आंसर, फोर्थ जनरेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15, चलो 15, ये क्वेश्चन तो कोई गलत करके आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 तो उसका एग्जाम ही नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताया। क्वेश्चन समझ गया, एन एक्सरे बीम कैन बी डिफ्लेक्टेड। अरे एक्सरे जो है डिफ्लेक्ट कर सकता है, बताइए महाराज। इसको तो मैं स्क्रीनशॉट भी इसका डाला हूँ, इसका मैं इसको पढ़ाया था ना, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाला हूँ, समझो। एक्सरे के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। एक्सरे जो होता है बेटा कि नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पहला ही आंसर समझिए। एक्सरे जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, हाई पेंट्रेशन इसमें होती है, बहुत बढ़िया। एक्सरे से आप रिलेट कर सकते हैं इतना चीज़। लाइट क्या है आपका, ट्रांसवर्स वेव होता है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। मैक्सिमम वेव लेंथ किसका होगा बताइए, रेडियो वेव का, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा रेज का होगा। लाइट से ज़्यादा ट्रैवल किस में करेगा, तो वैक्यूम में करेगा। साउंड करेगा, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। ये सब मैं आपको बताया हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा था, ट्रांसवर्स नेचर था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डोंट रिक्वायर इन में ट्रैवल इन कैन ट्रैवल इन वैक्यूम में, इसको रिक्वायर्ड मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। कितना RMI VUXG ये सीक्वेंस बताए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बताया था ना, देखो आ गया ना क्वेश्चन। एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। X-ray can be deflected by neither can electric field and magnetic field। समझे, मैग्नेटिक फील्ड से ऑस्टर साहब, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सब ध्यान में नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, ये न्यूमेरिकल है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का न्यूमेरिकल क्या है देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर पे रख दिए, कौन के मिरर पे रख दिए, विथ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इमेज इज फॉर्म कहाँ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15,
बताओ, ये क्वेश्चन तो हो सकता था भाई, ये इतना बढ़िया से बताए हैं, ये क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 15, बताइए इमेज कहाँ बन रहा है मेरी जान, कहाँ पे बना रहे हैं आप इमेज को। इतना मस्त तरीके से बताया था, ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन समझे एक बार, बोल रहे आराम से समझेंगे पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात आ गई, बहुत बढ़िया। रेडियस इसका कन्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट करेक्ट फॉर इमेज फॉर्म। कहाँ बन रहा है इसका इमेज, हम आपको कॉनकेव मिरर केस में बताए थे क्या, अब हम कॉनकेव मिरर केस में बताए थे, जब हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत बढ़िया। जब हम दूर रखेंगे कोई वस्तु को तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत बढ़िया। अगर हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो डिमिनिश्ड बनेगा, और सेंटर पे रखेंगे वस्तु को तो सेम साइज का बनता है। लेकिन सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इनलार्ज बनेगा, ठीक है। और हाईली इनलार्ज का बनता है कॉनकेव मिरर केस में, जब आप फोकस पे रखते हैं तो आपका इमेज आपको हाईली इनलार्ज बनता है। लेकिन फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो आपका इमेज ऐसा बनता है, इनलार्ज बनता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। सिंपल पेरिस्कोप जो होता है बेस्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, आपको ये भी ध्यान में आनी चाहिए। इनवर्ड फेस होता है कॉनकेव मिरर का, ये भी। कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ये आपको इतनी सी बात ध्यान में आनी चाहिए। जो प्लेन मिरर है बेटा वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और प्लेन मिरर जो है साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जितना आपका साइज है उतना ही साइज का वो इमेज बनाता है। प्लेन इमेज जो होता है आपका लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब आप मानो राइट हैंड आप मिरर के सामने उठाए हो तो आपको फील होगा कि आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हो, ऐसा दिखता है ना, तो वही बात है लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, समझे। लाइट ईयर को किस में मेजर करते हैं बताइए, डिस्टेंस में, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। प्लेन मिरर आपको वर्चुअल और इरेक्ट और सेम साइज का बनाता है। कॉनकेव जो कन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल बनाता है। कन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल बनाता है। कन्वेक्स लेंस आपका रियल इन्वर्टेड बनाता है, ये सबको ध्यान में आनी चाहिए। कॉनकेव में नेगेटिव होगा चाहे मिरर केस में हो चाहे लेंस केस में, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा चाहे मिरर केस में चाहे लेंस केस में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। द इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम साइड एंड सेम ऑब्जेक्ट पे बनेगा। क्यों क्यों अब रख, क्योंकि कॉनकेव मिरर को रेडियस और कन्वेचर पे रख रहे हैं, समझे, सेम साइड का बनेगा। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17, चलो देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज करेक्ट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे होता है ओनली। चलो आपने सर बताया, रेजिस्टिविटी के बारे में बताइए। देखो इसका आंसर क्या होगा बताइए। द ऑप्शन क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज लेंथ ऑफ द वायर, इंक्रीज नहीं, रेजिस्टिविटी में शॉर्ट सेम ही रहता है। रेजिस्टेंस में बढ़ेगा घटेगा ये हम आपको बताए थे क्लास में, लेकिन रेजिस्टिविटी में आपका सेम रहता है, याद रखिएगा रेजिस्टिविटी में क्या होगा, सेम। चलो 10 ऑप्शन नंबर सेम किसी में मिल रहा है 17 का सी। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स, अरे यार, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम इफ द लेंथ वायर इज चेंज। अब लेंथ वायर को चेंज करिए या बढ़ाइए, रेजिस्टिविटी आपका सेम रहेगा, समझे। यही ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे एक मिनट, क्वेश्चन देख लो, रेजिस्टिविटी वायर कंडक्टर के बारे में पूछ रहा है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लो रेजिस्टिविटी के बारे में समझ में आया। ओम्स लॉ तो सबको पता होगा, बी बराबर आई आर
इसको रिलेट करवा दें क्या? नहीं ना। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, बताने की ज़रूरत है क्या? करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, बताने की ज़रूरत है क्या? बताइए। अरे हाँ ना यार, करंट पढ़ा रहे हैं, करंट से रिलेट करवा दे क्या? क्यू बराबर एनी फार्मूला होता था, वी बराबर आई आर होता था, डब्लू बराबर वी क्यू भी होता है। बताइए बताइए बताइए। मेन फार्मूला करंट का आई बराबर क्यू बाई टी छोड़ दिए थे। पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, वी आई भी होता है, वी स्क्वायर बटा आर भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर। आई स्क्वायर आर याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन कर देता है। अरे बताओ मस्त तरीके से। फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होता है, ये रिलेट करवा दिए। फ्यूज के बारे में रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट क्या होगा? हाफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में क्या था? इंक्रीज हेवनली था। कितना मस्त। चलो क्वेश्चन नंबर कितना था यार? 17-18 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सेल इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 18 सुनो। इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इलेक्ट्रिकल सेल से हमको यार आराम से इतना अच्छा हम 11-12 में पढ़े थे। इलेक्ट्रिकल सेल से हमको सर ध्यान में आ गया ईएमएफ, और ईएमएफ जब आएगा तो बैटरी द पावर प्रोवाइड द इज पर यूनिट करंट, यही सही होगा। जूल ईएमएफ का यूनिट कब से हो गया? गलत हो जाएगा। ईएमएफ का यूनिट जूल नहीं होता है, क्या होता है बताओ? वर्क का यूनिट जूल होता है। जूल को 1 जूल को आप क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत? 1 जूल को 10 टू द पावर यार चल भी नहीं है 7 आर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। ग्रेविटेशन से पूछ दिया है। वाह क्वेश्चन देखो क्या है। एन ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली फ्रॉम 45 मीटर ऊपर फेंक दिया है, चलो ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर, तो ऑब्जेक्ट विद हीट जी का वैल्यू दे दिया, बन जाएगा। निकाल दीजिएगा। एच पता चल गया और क्या स्पीड पता चल गया। इसका आंसर बता देते हैं कितना हो जाएगा। मैं इसका 3 सेकेंड ये बताया नहीं मेरे पहले में, यहाँ पे यार टाइप सही से नहीं हो रहा है इसलिए मैं इसको सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। लेकिन देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को प्रेजेंटली फेंक रहे हैं 45 मीटर ऊपर से, स्पीड 10 मीटर बाई सेकेंड दिया है, जी का मान दिया है, तो फिर कितना देर में करेगा? 3 सेकेंड में करेगा, ठीक है। बन जाएगा नहीं तो मेरा सोल्यूशन वाला वीडियो ग्रेविटेशन का जाकर देख लीजिएगा, मैं चेक करवाया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन और है ना, तुम बोले। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड दिस। चलो कि वेव के बारे में क्या सही है क्या गलती देखो। इफ द पार्टिकल्स विस, चलो देखो। इफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड कौन सा एग्जाम्पल क्या है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का? दिस इज राइट। चलो हम बता रहे हैं इफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है। चलो if the particles made move the perpendicular direction of the wave is called transverse wave। लाइट आपका एग्जांपल आ जाएगा, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल में आ जाएगा बेटा।
और जो साउंड है लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है। चलो, ट्रांसवर्स वेव इन्वॉल्व चेंज द शेप ऑफ मीडियम वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल इन्वॉल्व चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये भी राइट ऑप्शन है। ये ट्रांसवर्स वेव में इन्वॉल्व चेंज इन द शेप ऑफ द मीडियम, ठीक है, चेंज ऑफ द वेयर लॉन्गिट्यूडनल वेव इन्वॉल्व चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल लाइन सही है, एनसीईआरटी का लाइन है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बताओ इसका। ऑप्शन 3 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन 3, समझे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ा जाए। 21 क्वेश्चन आ जाओ। चलो 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 21 क्वेश्चन देखते हैं, टाइम देख लेते हैं यार। चलो 21 नेक्स्ट चलो देखो। आओ 21 क्या बीच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट लिस्ट मैच करना है, बताओ। अल्काली मेटल को क्या कर सकते हैं आप, नाइफ से कट कर सकते हैं। तो हाँ सर, आपने अल्काली मेटल को आप नाइफ से कट सकते हैं। क्वेश्चन क्या है 21 देखो। तो हम इतना ही इस क्वेश्चन से, अगर हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट हम सिर्फ हमको इसमें पता था कि अल्काली जो मेटल होता है उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, अल्काली मेटल सोल्यूबल होता है, ये सब ये मैं पढ़ा था, ठीक है। तो रियल में बताऊं मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। अल्काली मेटल से हम रिलेट कर सकते थे इसको, सी ऑप्शन को, ठीक। चलो एसएम क्या है, लेथनाइड एलिमेंट है, ये नहीं होता सॉल्व, ये चेक कर लीजिएगा, हमसे भी नहीं बनता। चलो सी एस सी का 1, नहीं बी का, सॉरी बी का 2, अरे सॉरी बताते हैं, देखो बताते हैं। ए का 4 हुआ, ठीक, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, आपने सर बताया ए का 4। बी का जो होगा आंसर ए सही होगा, इसलिए ए का 4, बी का 2 और डी का 3 होगा, एंटी एक्शन एलिमेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं बनता भाई, ये देख लेना एक बार अपने से, मुझसे तो नहीं बनता। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं भी यूपीएससी डायरेक्ट पूछ दे अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा। ओएस जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये देख लेना एक बार, ये ऑप्शन से मिला लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 22 क्वेश्चन। विच, चलो करेक्ट इसमें चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या है 22। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलिमेंट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस, बिल्कुल लाइन 100% सही है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। ये तो लाइन से एलिमेंट को आप ब्रेक डाउन नहीं करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, भी द राइट आंसर। चलो, ए कंपाउंड हैज वेरिएबल कंपोजिशन कैन ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट, भाई एक में बोला कांट बी ब्रोकन डाउन, ये कैसे वेरिएबल कर सकते हैं, फिक्स्ड होगा। चलो ये ऑप्शन नंबर 2 गया। क्या बोला, द सोल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन सल्फाइड एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखिए होमोजीनियस में समान होता है, हेट्रोजीनियस में विसमान मतलब कि समान नहीं होता। जैसे में चीनी और पानी को मिला देंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, और चीनी और बालू को मिला देंगे तो आपको क्या हेट्रोजीनियस हो जाएगा, कुछ मिला जिसमें समान ना हो। सॉइल आपका होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, एयर क्या है, मिल्क क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक। चलो तो ये ऑप्शन राइट है, होमोजीनियस मिक्सचर सही है। ओनली 2 ऑप्शन जो कंपाउंड जो होता है वेरिएबल कंपोजिशन, ये आप करवाना, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना है यार 22। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत में कौन सा ऑप्शन है 2 ओनली है।
कंट्री लिख देंगे वन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। चलो 23 का 23 समझो क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कंसनट्रेटेड H2SO4, H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, रखिए। तो बोल रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन स्टरीफिकेशन रिएक्शन में। बिल्कुल लाइन सही है, ठीक है। जो आप स्टरीफिकेशन रिएक्शन में आप H2SO4 का यूज करते हैं, दिस लाइन इज करेक्ट, ठीक है। अब बोल रहा है हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप इज आयल इन इट डिजोल्व इन वाटर, दिस इज रॉन्ग। निकेल यूज करते हैं कैटलिस्ट इन कन्वर्टिंग वेजिटेबल इनटू फैट, आयल इनटू फैट, दिस इज राइट। मैं आपको बताया हूँ वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, एक घंटा का वीडियो में ऑलमोस्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो निकेल यूज कैटलिस्ट इन कन्वर्टिंग वेजिटेबल्स आयल इनटू फैट, मैं बार बार इस लाइन को मैं बोला था और यूपीएससी पूछेगा ये भी बोला था, जाकर वीडियो में देख सकते हैं और आया भी। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा ना कि हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नहीं समझ आ रहा था, इसमें हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, याद रखिएगा। आप H2SO4 को स्टरीफिकेशन रिएक्शन में यूज करते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट नहीं होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो डिजॉल्व होता है वाटर में, ना कि हाइड्रोफिलिक पार्ट। निकेल और कैटालिस्ट को कन्वर्ट करते हैं। चलो ये क्वेश्चन का जवाब हो 24। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान में रखिएगा नहीं तो क्वेश्चन यूपीएससी गलत करवा देगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 24, देखो नाइट्रोजन 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज राइट। नाइट्रोजन में आपका 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है सर, कार्बन जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड सर आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड सर आपका हार्ड होता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी होता है, ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपको ध्यान में ये आनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है क्लोरीन 2 स्टेबल आइसोटोप फॉर्म्स, बिल्कुल लाइन सही है। क्लोरीन के पास जो होता है क्या होता है, 2 स्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म क्या होता है, इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा। आइसोटोपिक में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, और आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। सर आपने बताया आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, आइसोटोपिक जो होता है सेम एटॉमिक नंबर होता है, ये आपको ध्यान में। आइसोकोरिक में सेम वॉल्यूम होता है, ये सब आपको आनी चाहिए। चलो अब बोले हीलियम आपका डायटोमिक गैस है, नहीं बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। हीलियम आपका डायटोमिक नहीं है, हीलियम आपका मोनोटोमिक है। कैसे बेटा, आप He लिखते हो ना, हीलियम आपका क्या हो जाएगा, मोनोटोमिक हो जाएगा। हीलियम आपका क्या होगा, मोनोटोमिक होगा, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 24 का डी होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 25, चलो साइंस करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का करवाएंगे, ज्योग्राफी का करवाएंगे, ठीक है। 25 और क्वेश्चन नंबर 25, और देखो क्वेश्चन बोला पैकेज फूड नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है यार, ये देख लेना है। बोला कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये तो पढ़ लिया कि स्टेटमेंट फॉलो करना है, यहाँ पे पढ़ना है विच स्टेटमेंट गिवन करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो क्या है, गलत है। 25 में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, समझो कितना बार आया ये क्वेश्चन एग्जाम में, समझो।
पैकेज फूड एंड पर्ज विथ नाइट्रोजन गैस इन प्रिवेंट इन देयर एक्सीडेंट। 100% लाइन सही है। मैं आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन में, जो चिप्स पैकेट होता है उसमें ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए। मैं आपको बताया था, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो और सीरियस स्प्रेंट होता है, ये होना ही चाहिए सही। टूथ जो डिगे होता है इसका वैल्यू जो होता है आपका लोअर देन 5.5 होता है। एसिड रेन का कितना होता है, कितना होता है, लेस देन 5.6 होता है। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। एसिड रेन भी, एसिड रेन में SO2 और NO2 होता है, ठीक है। यहाँ पे गेम यूपीएससी क्या खेलती है जनों, गलत पूछ रहा है, दो तो सही होगा, समझो। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज इन द, डिक्रीज में नहीं होगा बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये कितना बार ये लाइन यूपीएससी पूछा हुआ है, यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यह क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन 3 आपका गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था यार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट मैच पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं, COCl2 बोलते हैं। सर आपने बताया है, इतना बढ़िया से हम इसको बताया था, बोल भी दिए थे कि ये एग्ज़ाम में आएगा, मतलब आएगा। अब बिलीव नहीं होगा, 1 घंटा का वीडियो होगा, PYQ पैटर्न चैनल का नाम है, आप जाकर इसमें देख सकते हो कि मैं इसमें बोला था या नहीं बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताओ, ठीक है। देखो समझो, ब्लीचिंग पाउडर में हम क्या बताए थे, समझो। ब्लीचिंग पाउडर का हम फार्मूला बताए थे, CaCl2 होता है, राइट आंसर। ये तो फार्मूला आपने सही सर बता दिया। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया सर आपने बताया। ब्लीचिंग पाउडर में यूज उसका बताओगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, डेफिनेटिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में, ये सब में आप बताइएगा। सोडा एस ये नया है, Na2CO3, ये बिल्कुल सही बात है। Na2CO3 को आप सोडा एस बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है बताइए। 2CSO4 H2O दे दिया है इस बार, 2SO4 हाफ। देखो पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना, यूपीएससी का तो यही गेम है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 26, समझो क्या, देखो समझो, जिप्सम का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े बताओ। 2SO4 हाफ, 2SO4 2H2O ऐसे पढ़े हैं था, बताओ। हाफ, देखो हाफ CSO4 इंटू 2H2O, इसका रिएक्शन सही बोल दिया, ये सही है, थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज कर दिया। लेकिन बेकिंग पाउडर का ये थोड़ी होता है यार, यही तो गलत हो गया। NaHCO3 किसका होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये था, इसमें समय नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 27 में। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ो क्या। इसमें कुछ बोल रहा है, करेक्ट बताना है क्या, समझो। द टेम्प्रोरी ऑफ हार्डनेस वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल बात सही है। टेम्प्रोरी ऑफ हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, द परमानेंट ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड एंड सल्फेट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसी को ढूंढ रहे थे। दिस इज लाइन बिल्कुल करेक्ट है। जब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, इसको हटाने के लिए आप कैलगन विधि का यूज करते हैं, प्लस में आप बॉइलिंग करते हैं, ये सब करते हैं ना, ये आपको ध्यान में चाहिए। क्या परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव बाय एडिंग Na2CO3 टू वाटर, बिल्कुल बात सही है यार। ये वाशिंग सोडा के बारे में बता रहा है। Na2CO3 टेनेस्टो का वाशिंग सोडा बोल देते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, यही तो यही बात बोल रहा है। द परमानेंट हार्डनेस वाटर इज रिमूव बाय एडिंग Na2CO3, तीनों लाइन करेक्ट है, तीनों ऑप्शन सही है। टेम्प्रोरी ऑफ हार्डनेस वाटर को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, ये भी लाइन सही है। परमानेंट ऑफ हार्डनेस ड्यू टू किससे प्रेजेंस होता है, क्योंकि सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम होनी चाहिए। जब परमानेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाना है तो उबाल कर ही
हटा सकते हैं कैल्कोनिक विधि, और NO2 से भी हटता है, ये भी याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों सही है। चलो नेक्स्ट 23, 27, 28 देख लो क्या बोल रहा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड्स मिसेल के बारे में क्या सही नहीं है, मिसेल के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बस सोप मॉलिक्यूल हमको ध्यान में रहता है, सोप मॉलिक्यूल और सोडियम एंड पोटेशियम। देखो हम ये हमको ध्यान में आएगा कि जो साबुन है उसमें मॉलिक्यूल जो होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम होता है। सोडियम को Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं। इसका दोनों का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये तो लाइन कोई गलत कर ही नहीं सकता है। सोप मॉलिक्यूल जो होता है सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बिल्कुल लाइन सही है। सेकेंड लाइन सोप मिसेल्स स्कैटर लाइट करता है, इसमें बिल्कुल ये भी लाइन सही है, रट जाना है बहुत बढ़िया। ग्रीज गेट्स कलेक्ट ड्यू इन द सेंटर ऑफ ग्रीज गेट्स कलेक्ट इन द सेंटर ऑफ मिसल। क्या बोला, मिसल्स प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आयन रिपल्सन, यही तो गलत कर दिया भाई। आयन देकर आयन रिपल्सन थोड़ी होगा। मिसेल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आयन रिपल्सन, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का। चलो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 में क्या बोल रहा है, चलो ये क्वेश्चन तो आया हुआ है। चलो क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग बेस एंड अल्काली के बारे में बताना है और करेक्ट बताना है। चलो क्या क्वेश्चन है, ऑल बेसिस डिजोल्व इन वाटर, गलत, पहला लाइन ही गलत बोल दिया। ऑल बेसिस डिजोल्व इन वाटर नहीं, सभी बेसिस वाटर में नहीं डिजोल्व करते हैं एक्सपेक्ट अल्काली, ये भी लाइन में बताया था। ऑल बेसिस डिजोल्व इन वाटर, ये CD 224 में आया हुआ है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। चलो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा कि एक्सपेक्ट, ऑल बेसिस डिजोल्व नहीं होता है वाटर में, एक्सपेक्ट अल्काली को छूट। चलो बेसिस विच आर सोल्यूबल वाटर कॉल्ड अल्काली, 100% लाइन से अभी जस्ट बोले हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काली से बात है। एंड अल्काली इज सॉपी टच बीटर एंड क्रोसिव नेचर का, बिल्कुल 100% लाइन सही है। अल्काली जो होता है बेटा वो सोपी टच बीटर एंड क्रोसिव नेचर का होता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या एडिशन ऑफ वाटर एंड अल्काली जनरेट हीट, ये 100% सही। 1 2 आपका सॉरी 2 3 4 सही होगा, 1 गलत हो गया, इसलिए हम ये ऑप्शन को जाने देंगे। ये ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन सही, 2 3 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टेटमेंट बताना है। चलो देखो, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, बिल्कुल गलत है, डिक्रीज करेगा। द एटॉमिक रेडियस जो होता है बेटा मूविंग लेफ्ट टू राइट करता है तो डिक्रीज करता है ना कि इंक्रीज करता है, बहुत बढ़िया। क्या जर्मेनियम, टेलीरियम एंड कॉपर आर ट्रांजिशन मेटल, बताइए। जर्मेनियम मेटलाइट्स में आ जाएगा, याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉपर ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, सही है। द मेटालिक प्रॉपर्टी कैल्शियम बेरिलियम क्या है, हाँ ये SR, ये ऑर्डर में B SR, ये नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का कहीं से आंसर बताओ, ऑप्शन D इज करेक्ट। 3 and 4, अरे यार 3 and 4, एक मिनट 3 and 4 इज करेक्ट आंसर। कैसे हम ऐसे ही मानो कि 3 और 4 नहीं पता रहता, लेकिन हमको पता है कि 1 गलत है, 1 गलत है। ऑप्शन में देखेंगे कि 1 ऐसे करके इसको हम पहले ही छाट देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 1 तो गया। जर्मेनियम टेलीरियम ये भी गलत है, 2 गलत है। जब 1 गलत है तो 2 गलत हो गया,
अब 3 और 4 में बताना था, तो थोड़ा रिक्स आप ले सकते थे।